सहरसापुर के एक छोटे और खुशहाल गांव में कन्हैया अपनी पत्नी सीमा के साथ रहा करता। दोनों की आर्थिक स्थिति कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी। कन्हैया छोटी मोटी मजदूरी किया करता, जैसे गांव का ही कोई व्यक्ति जो जरूरतमंद हो उसे दिहाड़ी पे रख लिया करता, जंगल से लकड़ियां कटवा लिया करता और इधर उधर छोटे मोटे काम। इसके बदले में अनाज, साग सब्जी और थोड़े बहुत पैसे दे दिया करता। इसी से बेचारे कन्हैया का घर चलता था। एक दिन वह पूरे दिन भर की मजदूरी दिहाड़ी करके घर लौटता है। आ गए आप? बहुत देर लगा दी आपने आने में। हाँ भाग्यवान, वो अभी थोड़ा सा काम चल रहा है, लेकिन मुझे तो फिक्र है अगर एक बार बरसात का मौसम शुरू हुआ तो काम खत्म हो जाएगा, सभी लोग अपने घर में बैठ जाएंगे। ऐसे में मुझ जैसे गरीब दिहाड़ी मजदूर का पेट कैसे चलेगा? हाँ जी, कह तो आप सही ही रहे हैं, पर खैर छोड़िए। मैंने आज ना आपके लिए साग और दाल बनाई है, जल्दी से गरम गरम फुल्कों के साथ खा लीजिए, जब जो होगा देखा जाएगा। दोनों खाना खाकर सो जाते हैं और अगले दिन दोनों अपने कामों पर निकल जाते हैं। इधर घर के सारे काम खत्म करके रोटी पकाना, झाड़ू पोछा और घर की साफ सफाई, सीमा मिट्टी के घड़ों को हाथों में उठाती है और गांव के रास्ते पानी भरने के लिए चली जाती है। जब वे कुएं के पास आकर अपना मटका बाकी लोगों के साथ रख देती है तो अमीर औरतें चिल्लाकर कहती है, अरे ये क्या, तुम गरीब घर से हो और तुम हम बड़े घर की औरतों के साथ अपना मटका रख रही हो? पर क्या हुआ, बस पानी ही तो भरना है, अब इसमें कैसा भेदभाव? तुम चुप रहो, ऐसा है अपना मटका उठाओ, जब हम सभी लोग पानी भर लेंगे तब आखिरी में अपने मटके में पानी भरना, समझ गई तुम? बेचारी सीमा चुपचाप अपने मटके को किनारे कर देती है और जब सभी अमीर औरतें पानी कुएं से भर देती है उसके बाद बेचारी सीमा मटकों में पानी भरकर अपने घर लौट आती है। इधर कन्हैया लाल भी अपनी दिहाड़ी मजदूरी करके थक हार के घर लौटता है। वह देखता है कि सीमा का चेहरा उतरा हुआ है। अरे भाग्यवान, इतनी दुखी क्यों हो, क्या हुआ है? सीमा पूरे दिन की घटना बताती है कि कैसे अमीर औरतों ने उसके मटके को पीछे कर दिया और उसे गरीब और मजदूर होने का ताना भी दिया। इन सब से सीमा को बहुत बुरा लगा। अब आप ही बताइए, गरीब है तो क्या हुआ, क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? अरे सीमा, तुम उन लोगों के मुंह क्यों लगती हो? वो ठहरी बड़ी घर की औरतें कुछ कह भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है? हम मजदूर है, हम गरीब है, बस यूँ समझो कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। हाँ, शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। खैर छोड़िए, आज मैंने दाल और चावल बनाए हैं, चलिए साथ बैठकर खाते हैं। जैसे ही दोनों दाल चावल की प्लेट में से एक निवाला अपने मुंह में डालते हैं तभी छत पे से पानी टपकने लगता है। हे भगवान, क्या हो गया? बरसात का मौसम शुरू हो गया, अब तो बहुत मुश्किल होगी। हाँ सीमा, ऐसे में तो कोई काम भी नहीं देगा। अब ये देखिए, यहाँ खाना खाने के लिए बैठे और पूरी थाली में दाल की जगह पानी भर गया, अब क्या होगा जी? और मुझे तो घर में पड़े हुए सामान की भी चिंता है, अगर इसी तरह छप्पर से पानी टपकता रहा तो सारा सामान गीला हो जाएगा। जो भी थोड़ा बहुत अनाज घर में है सब पे पानी फिर जाएगा। आप एक काम कीजिए ना, आप गोविंद भैया के यहाँ पे थोड़े दिनों के लिए हमारा अनाज और ये चावल के कट्टे रखवा दीजिए, नहीं तो बारिश में सब गीले होकर खराब हो जाएंगे। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कहती हो, लेकिन मुझे डर है कि उनकी पत्नी ने अगर मना कर दिया तो क्या हुआ, आप एक बार जाकर तो देखिए। और हाँ, रास्ते से ना कुछ मिठाइयाँ ले लीजिएगा, ऐसे खाली हाथ जाना मुझे ठीक नहीं लगता। ठीक है भाग्यवान, ऐसा ही करूँगा। कन्हैया कमजोर और भारी कदमों के साथ आगे बढ़ता है, तभी पीछे से एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है। बेटा, ये लकड़ियाँ बहुत भारी है, मैं बेचारी बूढ़ी हूँ, जरा मदद कर दो। कन्हैया उनकी लकड़ियाँ अपने कंधे पर उठाकर उनके घर तक पहुँचा देता है। बूढ़ी औरत बहुत खुश होती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, मेरे पास पैसे तो नहीं है, ये तो थोड़ी सी मिठाई घर में पड़ी थी, ये ले जाओ। कन्हैया मिठाई के डब्बे को खुशी खुशी लेते हुए जंगल के रास्ते चलने लगता है। अरे वाह, मिठाई के तो पैसे बच गए। इधर उसका दोस्त गोविंद अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान, आज तो बड़े जोरों की बारिश हो रही है, थोड़े पकोड़े बना दो। जल्दी से उसकी पत्नी गरिमा गरम गरम पकोड़े और साथ में हरी और लाल चटनी लेकर आती है। दोनों मजे से बैठकर पकोड़े खाते हैं। ठीक तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और कन्हैया अंदर आता है। भाभी जी, मैं आपके लिए मिठाई लेकर आया था। अरे वाह वाह वाह, आइए भैया, आप पकोड़े देंगे? नहीं नहीं भाभी जी, आपका बहुत धन्यवाद,
मैं तो यहाँ गोविंद से कुछ मदद मांगने आया था। वो क्या है ना, बरसात हो रही है, मेरी झोपड़ी से पानी टपक रहा है। अगर आप थोड़े दिनों के लिए मेरे अनाज, गेहूं और बाजरे का कट्टा अपने घर में रख देते तो बड़ी मेहरबानी हो जाती। ये सुनते ही गरिमा तो गुस्से से लाल हो जाती है। अब ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जिसमें हम दूसरों के अनाज और चावल की बोरियां भरते फिरे। देखिए ऐसा है, अब इस मामले में कोई उम्मीद ना रखे। ये पकोड़े की प्लेट नीचे रखिए और चलते बनिए यहाँ से। बेचारा कन्हैया भारी और कमजोर उदास दिल के साथ वहाँ से चला जाता है। इधर गोविंद अपनी पत्नी पर गुस्सा करता है। अरे बस वो थोड़ी सी जगह ही तो मांग रहा था, इतना बड़ा घर है, रख लेते तो क्या हो जाता। ऐसा है, जब तक तुम्हारे पिता थे तब तक तो ठीक था, लेकिन अब पिताजी तो नहीं रहे, तो क्या जरूरत है उनका कूड़ा कचरा अपना घर में रखने की। अरे ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं। आज अनाज की बोरियां रख रहे हैं और कल वो अपने टूटे फूटे गंदे बर्तन रखवाएंगे। यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, कह देती हूँ। हाँ, बेचारा गोविंद हार मान जाता है। उधर कन्हैया बहुत ही भारी और दुखी मन से अपनी पत्नी सीमा को कहता है। गोविंद भैया तो राजी थे, लेकिन गरिमा भाभी ने मना कर दिया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। जब आप गए थे ना, तो मेरे पास एक कमाल का विचार आया है, अगर आप कहें तो बता दूं। हाँ भाग्यवान, बोलो क्या बात है। मैं सोच रही थी वो जो हमारे पास पुराने प्लास्टिक के तिरपाल रखे हैं ना, उनसे सभी सामान को ढक देते हैं, बारिश से बचत भी होगी। दोनों मिलजुल कर घर में जितने भी अनाज, कट्टा और दूसरा जरूरी सामान होता है उसे प्लास्टिक से अच्छे से तिरपाल से ढक देते हैं। अगले दिन गांव में चौपाल बैठती है। कुछ किसान आपस में बात करते हैं। ओहो, खेत में तो बड़े ही खरपतवार हो गए हैं, कोई अच्छा मजदूर हो तो बताना। कन्हैया वहीं से गुजरता है। मालिक, मैं कर दूंगा। पर ठीक है, कर तो तुम दोगे, लेकिन ज्यादा पैसे नहीं दूंगा, बारिश का मौसम है, वैसे ही बहुत खर्चे हैं। तभी कन्हैया बड़े विनम्र स्वभाव से कहता है। हाँ मालिक, क्यों नहीं, आप जितना देंगे ना वो काफी होगा। मैं कल ही आपके खेत से सारे खरपतवार उखाड़ दूंगा। दूसरी तरफ वह जंगल में लकड़ियां भी काटता है और आसपास के गांव के जरूरतमंदों के घर में लकड़ियों को पहुंचा भी देता है। किराने की दुकान से सामान खरीदकर वह आसपास के गांव में सामान भी पहुंचाता है और जिसकी बाजार में फल और सब्जियां की टोकरी होती है वो भी पहुंचाने का काम करता है। इन सब से उसे थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं। वह किराने की दुकान से थोड़ा बहुत फल, साग और सब्जी लेकर घर पहुंचता है। पत्नी सीमा बड़े प्यार से खाना पकाती है। दोनों जमीन पर बैठ के दाल, चावल और गर्मा गर्म सब्जी खाते हैं। अरे वाह, लगता है आज अच्छे पैसे मिले हैं, तभी इतना सब कुछ है खाने के लिए। हाँ भाग्यवान, पर ना जाने कल क्या होगा, चूल्हा जलेगा भी या नहीं। ऐसा सोचकर अगले दिन कन्हैया काम को निकलता है। खूब जोरों की बारिश होती है, मेघ गरज रहे होते हैं, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी, पानी की छींटें, खेतों में भी पानी भरा हुआ होता है। कन्हैया पास के जमींदार के पास काम मांगने जाता है, लेकिन जमींदार कहता है, अरे भाई, इतनी बारिश में कौन सा काम दूं? बेचारा कन्हैया निराश हो जाता है। हे भगवान, अब गुजारा कैसे चलेगा? तभी उसकी नजर पास के गांव पर पड़ती है, जहां मेले लगने का काम चल रहा होता है। वह एक आदमी से बात करता है। भाई जी, कुछ काम हो तो बताइए। हाँ, मेला लगने वाला है, दूर दूर से लोग आएंगे। एक काम करना, तुम कैसे ही काम पर आ जाओ। कन्हैया खुश होकर घर पहुंचता है। खूब जोरों की बारिश हो रही होती है और अपनी पत्नी से कहता है, देखो भाग्यवान, अब तो हमारा छप्पर बुरी तरह से टपकने लगा है। अब तो हम शांति से 2 वक्त की रोटी खाएंगे, उतना भी जुगाड़ नहीं होगा। कल से मैं भी आपके साथ काम पर जाऊंगी। ऐसा सोचकर दोनों पास के गांव में जहां मेला लगने वाला होता है काम करना शुरू करते हैं। तभी सीमा को पता चलता है कि उस मेले में दूर दूर से लोग आएंगे। जिसके पास जो भी कला है वो अपनी कला का प्रदर्शन और छोटी सी दुकान उस मेले में लगा सकता है। तभी सीमा के मन में एक शानदार विचार आता है। अरे सुनिए जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम भी कपड़ों से सिलाई बुनाई करके उस मेले में जाकर अपनी भी कला दिखाएं। ये क्या कह रही हो? पर हमारे पास तो सिलाई मशीन ही नहीं है। और तुम्हें क्या कपड़ों का काम आता है? हाँ, थोड़ा बहुत तो आता ही है। एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर मेहनत मजदूरी करते हैं, एक हाथ से 2 हाथ ज्यादा बेहतर है। ऐसा सोचकर सीमा आस पड़ोस के बड़ी बड़ी कोठियों, जमींदार के घरों में बर्तन मांजना, झाड़ू पोछे का काम करना शुरू कर देती है, जिससे उसे मालकिन खुश होकर खूब सारे पैसे भी देती है। उसके बाद वह आसपास के 2-4 और घरों में काम पकड़ लेती है। देखते ही देखते
सीमा हर रोज सुबह काम पर निकल जाया करती और महीने के आखिरी में उसे अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते। इधर कन्हैया भी आसपास के गांव में मेहनत मजदूरी करके पैसे बटोर लेता है। दोनों के पास ठीक ठाक रकम आ जाती है। एक झोला लेकर दोनों बाजार जाते हैं, जहां ताजी ताजी साग और सब्जियां लेते हैं, थोड़ा सा सुई, धागा और कढ़ाई बुनाई करने के लिए कुछ कपड़े। चलिए, ये काम तो हो गया। अब ना एक अच्छी सी सिलाई मशीन लेते हैं। हाँ भाग्यवान, मेरा एक दोस्त है जिसका इसी का कारोबार है। हाँ तो अच्छा है, चलिए हम जल्दी से चलते हैं। इन पैसों में सिलाई मशीन तो आ ही जाएगी। दोनों बड़ी खुशी के साथ एक दुकान से सिलाई मशीन खरीदते हैं और सिलाई मशीन के साथ गांव लौटते समय वे सबको बताते हैं कि हमने सिलाई मशीन लिया है और कपड़ों का नया काम भी शुरू किया है। दोनों पति पत्नी एक लकड़ी के टेबल पर सिलाई मशीन को रख देते हैं और उस पर स्वास्तिक बनाकर उसकी पूजा कर देते हैं। अगले ही दिन से सीमा उस मशीन पर बैठने लगती है। जो वह थोड़े बहुत कपड़े लेकर आती है उन्हें सिलना शुरू करता है। इधर कन्हैया भी कपड़ों को तय करके उसकी सिलाई करने में मदद करता है और गांव में दूसरे लोगों को जाकर इस काम के बारे में बताता है। धीरे धीरे करके आसपास के लोग, बड़े और छोटे, सभी सीमा के पास सूट, सलवार, साड़ी और ब्लाउज सिलवाने के लिए आते हैं। सीमा का काम जोरों शोरों से चलना शुरू हो जाता है। जब इसके बारे में गरिमा को पता चलता है तो बड़ी जलन होती है। अच्छा, तो अब ये लोग भी पैसे कमाएंगे? ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इधर जब दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो जाते हैं, तभी गरिमा बगल के ही अस्तबल से घोड़ों को खोल देती है। ये सोचती है कि जैसे ये घोड़े उसके घर जाएंगे, सारी सिलाई मशीन और कपड़ों को तहस नहस कर देंगे। तब पता चलेगा पैसे कमाना और हमसे आगे बढ़ना इतना आसान नहीं। ऐसा सोचकर वह घोड़ों के गलों से रस्सियों को खोल देती है। घोड़े बहुत तेजी से भागते हुए सड़क की तरफ निकल पड़ते हैं। भागते भागते अचानक उसमें से कुछ घोड़े गाड़ी से टकरा जाते हैं। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और वह बुरी तरह से आदमी जो गाड़ी के अंदर बैठा होता है जख्मी हो जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उस गाड़ी के अंदर एक तस्वीर होती है जिसमें कन्हैया के पिता की फोटो होती है। जब कन्हैया को इस बारे में पता चलता है तो वह उस आदमी को देखता है और उसे अपने घर कंधों पे लाद कर लेकर आता है। उसकी मलहम पट्टी करता है, उसे पानी पिलाता है, उसके जहाँ जहाँ जख्म होते हैं वहाँ हल्दी और चंदन का लेप लगाता है। अच्छी देखभाल के साथ वो आदमी जल्दी ही दुरुस्त हो जाता है। जब उसे होश आता है तब कन्हैया पूछता है, आपकी गाड़ी में मेरे पिताजी की फोटो क्या कर रही थी? तब वह आदमी भारी आवाज और रोते हुए कहता है, आपके पिताजी एक जमाने में बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन मेरे पिता उनकी सफलता से बहुत जलते थे। इसलिए आपके कपड़ों की मिल में मेरे पिताजी ने कुछ आदमी डालकर आग लगवा दी, जिसमें आपके पिताजी की भी मृत्यु हो गई और सारा कारोबार भी जलकर तहस नहस हो गया। उस दिन से मैं उसके परिवार को ढूंढ रहा हूँ। तभी कन्हैया कहता है, वो तो मेरे ही पिता है। मैं प्रायश्चित की आग में जल रहा हूँ। कृपया मुझे बताइए मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। क्या मैं आपको कुछ पैसे दूँ, गाड़ी, बंगला, जो मांगेंगे वो दे सकता हूँ? नहीं नहीं, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। अगर आप हमारी मदद ही करवाना चाहते हैं तो एक छोटा सा कपड़ों का कारखाना खोल दीजिए, जिसमें कम से कम 10 मजदूर एक साथ बैठ सके और हाँ, उनकी 1 महीने की तनख्वाह हम दे सके। बस इतना पैसा दे दीजिए। भगवान की दया से हमारा काम ठीक चल रहा है, बस हमें थोड़ी जगह और लोगों की जरूरत है। जल्द ही वह आदमी उनके लिए एक छोटा सा कारखाना खोलकर दे देता है। दोनों बेहद खुश होते हैं। स्वास्तिक बनाकर पूजे की थाली से उस कारखाने का उद्घाटन करते हैं और गांव के सारे लोगों को वहां पर काम भी मिलता है। देखते ही देखते पहले 4 और फिर 10 और धीरे धीरे 20 औरतें उस कारखाने में काम करने लगती है। सीमा उन सबको बेहतर सिलाई तकनीक की शिक्षा भी देती है। देखते देखते दोनों की आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। दोनों के पास थोड़े बहुत पैसे आने लगते हैं। घर में अनाज, चावल, रोटी और ज़रूरत का सामान भी आ जाता है। एक छोटी सी झोपड़ी अब एक शानदार घर में बदल जाती है। दोनों हंसी खुशी प्यार भरे लम्हों के साथ उस घर में अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। ऐसे ही रोमांचक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।